हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। और चैप्टर के अंदर हम जानेंगे विज्ञान क्या है और हम अपनी जिज्ञासाओं को जागृत कैसे कर सकते हैं, नई नई खोजों के प्रति हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का अनूठा संसार चैप्टर फर्स्ट है हमारा। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम देखते हैं विज्ञान क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन के तौर पे है, परिभाषा के तौर पे हम ले सकते हैं। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परत खोलता है। विज्ञान क्या है? सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो रहस्यों से पर्दा उठाता है, मतलब उसके पीछे की कहानी को जानने के लिए आपको मजबूर करता है और उसके पीछे की कहानी को भी आपको बताता है, उसके पीछे के कारण को भी बताता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। विज्ञान में क्या है? विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से प्रश्न पूछेंगे तो गलत है, आपका प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, मतलब आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हर चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है। कुछ बच्चे हम देखते हैं शांत बैठे रहते हैं और कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, हर चीज़ के पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो किसी वस्तु के पीछे के कारण को जानना बहुत ही अच्छी बात है। वही यहाँ पे कहा भी गया है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए और हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है कि शीर्षक क्या है इस पुस्तक का, मतलब हमारा विज्ञान। तो ये जो कहा है कि जिज्ञासा से ही इस शीर्षक को लिया गया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, मतलब अगर ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अध्ययन चाहे छोटी वस्तु का हो या बहुत बड़ी वस्तु का हो, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। आगे देखते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? हम बचपन में क्वेश्चन पूछते थे अपने दादा दादी, मम्मी पापा से कि ये तारे टिमटिमाते क्यों रहते थे। तो क्या आपने पूछा है ऐसा? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं, आश्चर्यचकित हुए हैं कि ये खिलता कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है? उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है, मतलब फूल को कैसे पता है कि अब दिन हो गई या अब रात हो गई या मेरे खिलने का समय हो गया, मेरे मुरझाने का समय हो गया। तो उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया है कभी? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। मतलब हम इसके पीछे के कारण को किसके माध्यम से जान सकते हैं? विज्ञान के जरिए जान सकते हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है, मतलब हर जगह विज्ञान मौजूद है, मतलब हर वस्तु, हर पदार्थ, हर कण विज्ञान से संबंधित है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही
अकल्पनीय स्थानों में हुई है। देखते हैं यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, जैसे कि मरुस्थल। यहाँ पे मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान का फिगर दिया गया है। समुद्र तट का दिया गया है कि कहीं पे देखिए इतना सूखा है, कहीं पे जल ही जल है। और दिया गया है समुद्र के भीतर का दृश्य, आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। और मंदाकिनी अर्थात आकाश गंगा का चित्र दिया गया है। इन सब के बारे में जानने का प्रयास किया कभी आपने? विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। मतलब ऐसी पहेली है जिसको हमें जानना है, जिसके बारे में हमें जानना है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। मतलब अगर हम एक खोज करते हैं या एक चीज़ के बारे में पता लगाते हैं तो एक छोटे से टुकड़े को अपनी जानकारी में जोड़ते हैं। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम कभी कभी पज़ल गेम खेलते रहते हैं, जैसे कि अगर एक टुकड़ा है, उसका एक टुकड़ा है, जैसे कि उनको हम ऐड करते हैं, अगर कहीं जैसे ऐसा टुकड़ा इसके साथ जुड़ना है तो ये ना आकर अगर ऐसा आ गया तो हमारी पहेली तो उलट हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको सही से करते हैं। आगे देखते हैं। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे, उसके बारे में दिया गया है। नई खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़ी हैं। मतलब पहले के एक पार्ट को सुलझाया तो दूसरे पार्ट को जब आप पाते हैं तो आपको लगता अरे ये तो उससे जुड़ा हुआ है, हमने तो पा लिया, हाँ अब हम सही राह पर है। तो आपको ऐसा क्लू मिलता जाता है। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र, मतलब इसको आरंभ कहाँ से करना है, इस खोज को अपनी पृथ्वी से ही शुरू करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। मतलब पृथ्वी पर कोई एक जीव नहीं है, बहुत ही सारे जीव हैं, पौधे और जंतु, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली मतलब कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है। मतलब तितली का बच्चा, मतलब जब वो अपने पूरे स्वरूप में नहीं आ रहता है उसको कैटरपिलर कहते हैं। तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, ये देखिए सिल्कवर्म दिखाया गया है। इन पौधों और मतलब उसका सिल्कवर्म मतलब सिल्क का कीड़ा दिखाया गया है। इन पौधों और इसी तरीके से तितली का भी बच्चा होता है जो कि कैटरपिलर की तरह होता है, बाद में तितली का रूप लेता है। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार हुआ है, मतलब जो जीव जंतु पौधे हम देखते हैं इनका विकास कैसे हुआ है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि अर्थात विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे भोजन आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी को कुछ पसंद होगा तो किसी को कुछ। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। मतलब सबके मन को अलग अलग भोजन भाता है और पसंद भी आता है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं आगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। मतलब केवल भोजन कर लिया और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जल की भी आवश्यकता है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। आप कभी सोचिए, आप बहुत गर्मी पड़ रही है और कहीं से आप आते हैं और आपको कोई बोले खाना खा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे।
और आपको जल ऑफर ना करे, मतलब पानी ना देकर वो पहले कहेगा लीजिए खाना खा लीजिए, और ये उस पर ये कह दे कि पानी तो नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और लेकिन अगर वो ये कह दे कि लीजिए पानी ले लीजिए, शीतल जल ले लीजिए ठंडा ठंडा, तो आपका तो दिल खुश हो जाएगा। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ जल की भी आवश्यकता होती है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? बिल्कुल, हम तो अपने बचपन में दौड़े भागे और कूदे हैं बारिश में। क्या आप दौड़े हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ कैसे बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दी में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हाँ भाई, आता तो है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान हो, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है कि उसका टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे आपको बादल और बारिश दिखाई गई है, बूंदों के रूप में जल को गिरते हुए दिखाया गया है। और फिर हमारे आसपास के अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, जैसे कि हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? इसका कारण क्या है? ये किससे बनी हैं? किस चीज़ का यूज हुआ है इनको बनाने में? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? बिल्कुल। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से पृथक कैसे करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास किया कभी? आइए देखते हैं आगे। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। मतलब ऐसे प्रश्न बनेंगे जिनका कभी एंड ही नहीं होगा, इतने प्रश्न आपको मिलेंगे। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों है? हम उससे परे सूर्य, मतलब उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, हम स्वयं अपने प्रश्नों को, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह जानना हो कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, मतलब आपके अंदर एक जानने की जिज्ञासा पैदा करेगा कि आप जानना चाहेंगे। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। मतलब ये जो चैप्टर है, इस बुक का हर एक चैप्टर आपके अंदर क्वेश्चन भी पैदा करेगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप चेक करते हैं ना, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं हम? क्या इसका इंक खत्म हो गया है? क्या इसका जो उसमें छर्रा होता है आगे का, नॉर्मल जो हम बोलते हैं, क्या वो गायब हो गया है? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। मतलब आप देखेंगे ना कि क्या इसमें इंक नहीं है क्या, जो इससे हम लिख नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण देखेंगे ना कि ये इसने लिखना बंद क्यों कर दिया है। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे, जो कि हम अक्सर करते हैं। यदि वह खाली है तो आप जान पाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि देखो एक मैम है, यहाँ पे एक लड़की है, दिख रही है कि क्या उसके पेन में इंक है या नहीं। खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे कि देखते हैं कुछ और तो कारण नहीं है पेन के ना चलने के पीछे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है।
अब यहाँ पे एक्टिविटी क्रियाकलाप 1 दिया गया है, एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है। आइए सोचें और लिखें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। जैसे कि कुछ बच्चे बाइसिकल से अगर स्कूल जाते हैं तो बीच में अगर उनकी बाइसिकल रुक जाती है तो वो उतर के चेक करते हैं क्यों नहीं चल रही है, क्या इसकी चेन लाइन पर नहीं है, चेन उतर तो नहीं गई है, या इसके टायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हवा है इसके ट्यूब में, ये सब हम चेक करते हैं। या फिर आप घर पर भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे भी देखते हैं कि क्यों ये ख़राब हो गई है, आपने किन चरणों का पालन किया। पहले तो हमने देखा कि वो ख़राब हो गई, फिर उसके पीछे का कारण देखना चाहा कि कैसे ख़राब हुई है, क्यों ख़राब हुई है, फिर उसको बनाने का प्रयास किया। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। जैसे कि हमने अभी देखा वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं। जैसे कि पहले कारण का पता लगाते हैं, फिर उसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, अर्थात उसको ध्यान से देखते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का, अर्थात यहाँ पर वो स्टेप्स दिए गए हैं कि किन स्टेप्स का हम पालन करते हैं जब किसी प्रश्न का हल करते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। मतलब ये कुछ स्टेप हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में, यहाँ पे आपको जो फिगर में दिखाया गया है, दाल कुकर से बाहर आ रही है तो उसके पीछे वो कार्य सोचता है कि क्यों बाहर निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो यह एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करता है, अर्थात हम सभी के अंदर एक वैज्ञानिक है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 2 दी गई है, सेकेंड दी गई है, यानी क्रियाकलाप 2 दिया गया है। आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। जैसे कि आप जनरल में देख लीजिए कि आपकी माताजी खाना, मतलब अचार वगैरह बनाती हैं, उसको सुरक्षित वो कैसे करती हैं। जो आम हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में ख़राब हो सकता है, उसी आम के अचार को वो साल भर कैसे रख लेती हैं, क्योंकि उसका वो परिरक्षण करती हैं, जिसमें वो गर्म तेल डालती हैं, नमक डालती हैं, और नमक जो है एक संरक्षक होता है। तो यहाँ पर वो किसके तरह कार्य कर रही हैं? वैज्ञानिक की तरह कार्य कर रही हैं। जैसे कि और कभी कभी होता है, जैसे कि खाना सुबह बना दिया जाता है, अगर वो कुछ समय बाद गर्मियों में ख़राब होने वाला होता है तो मम्मी लोग उसको फिर से गर्म कर देती हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उच्च ताप पर जीवित नहीं रह सकते, तो इस तरीके से अपने खाने को खराब होने से बचा लेती। यहाँ भी वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं? वैज्ञानिक की तरह कार्य कर रही हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है।
यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, मतलब आपके अंदर उसको जानने की इच्छा हो, और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। मतलब किसी चीज़ को पहले ध्यान से देखना चाहिए कि ये कैसे बना है, इसके खराब होने का कारण क्या है, इसको हम ठीक कैसे करते हैं, पहले उसका अवलोकन करिए, ध्यान से उस पर गौर से देखिए। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, और कैसे और क्यों। मतलब जब हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है तो हम पूछते हैं ना, अरे ये कैसे बना है, अरे ये किस कारण के लिए है, ये क्यों खराब हो गया, कैसे खराब हो गया। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। यहाँ एक्टिविटी 3 दी गई है, यानी क्रियाकलाप 3 दिया गया है, इसको देखते हैं। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब जैसे कि अगर आपको ये जानना हो कि कोई चीज़ टेलीविज़न चल रहा है, आप ये पूछें, पहले उसको देखेंगे, आप टेलीविज़न को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं कि उसमें चलचित्र, मतलब उसमें लोग आ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आपको फिगर भी दिखाई दे रहा है, लोगों के इमेजेस दिखाई दे रहे, ऑडियो आपको आवाज़ सुनाई दे रही। आप उसको जब अवलोकित करते हैं, ध्यान से देखते हैं, उसके बाद आप ये पूछते हैं ये कार्य किस नियम पर करता है। मतलब हमें दोनों चीज़ें कैसे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्या इसके पीछे कोई है या कहीं से इसको प्रसारित किया जाता है। तो आप इस तरीके से उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे किसी जल में कुछ पत्थर डाल रहे हैं और पानी को वो देख रहे हैं कि पानी कैसे ऊपर आ रहा है, या फिर कुछ और है, देखते हैं। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। मतलब आप धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में और भी जानकारी हासिल करते जाएंगे। आगे देखते हैं, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है क्या? बिल्कुल, देखते हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान एक आनंददायक खोज जैसा है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, हम विज्ञान का अनूठा संसार। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।